नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ फिर से एक बार सौरभ कुमार शाही मौजूद हैं। काफी कुछ हुआ है कुछ दिनों में। अगर बात करें मिडिल ईस्ट की, जहां पर गजा और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। आप सबको पता है साउथ अफ्रीका इजराइल के खिलाफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट गया था। वहां पर कोर्ट ने कहा है कि जो इजराइल कर रहा है वो जेनोसाइड से कम नहीं है, यानी वो पूरी नस्ल खत्म करना चाहता है फिलिस्तीनियों की। झटका लगा है लेकिन उसका असर कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका हवाई हमले कर रहा है इराक में, सीरिया में और यमन में, जहां से हुतीज लाल सागर में बहुत मुश्किल कर रखी उन्होंने इजराइल और अमेरिकी शिप्स के लिए और उनके व्यापार के लिए। शाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम लोग डिकोड करते हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा है कि जेनोसाइड कर रहा है इजराइल गजा में, उसका मतलब क्या है और उसका असर क्या होगा? देखिए, इसको हम लोग लीगल टर्म में सीज एंड डेसिस्ट कहते हैं, वर्डिक्ट कहते हैं। तो अभी जो वर्डिक्ट आया है ये सीज का वर्डिक्ट तो है, लेकिन डेसिस्ट का वर्डिक्ट नहीं है। यानी इसको आप तोड़ दें तो इस तरह से देखा जाए कि कोर्ट ने पहले तो ये वैलिडिटी मानी इस केस की, और दूसरा उसने कहा है कि जो अभी तक तथ्य उनके पास प्रस्तुत किए गए हैं उसके मुताबिक से ऐसा लग रहा है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है और इंटेंशन ऑफ जेनोसाइड भी है। इसमें जो फाइनल फैसला होता है वो उसमें कई साल लग जाते हैं, क्योंकि कई साल आपके डिबेट्स होते हैं, आप उसके बाद इकट्ठा करते हैं जो प्रूफ है और उसके बाद एविडेंस के इकट्ठा होने के बाद इस पर वर्डिक्ट आती है। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने ये कह दिया है कि जेनोसाइड जैसा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रोविजनल वर्डिक्ट है तो इसमें होता हुआ दिख रहा है कहना ज़्यादा सही होगा। लेकिन सीज फायर का आदेश उन्होंने नहीं दिया। सीज फायर का आदेश नहीं देने के पीछे दो रीजन है। कई लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि इस फैसले को कैसे देखा जाए। तो सीज फायर, पहली बात यह है कि चूंकि यहाँ दो कंट्री एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज तो सिर्फ कुछ ही कंट्रीज हैं जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है फिलिस्तीन को। और चूंकि फिलिस्तीन से लड़ाई नहीं हो रही, हमास से लड़ाई हो रही है, तो हमास की रिकॉग्निशन चूंकि एज अ कंट्री नहीं है, तो पहली तो ये कि उसमें कुछ कानूनी पेच है कि क्या आप इसमें सीज फायर का आदेश दे सकते हैं, क्योंकि दूसरा पार्टी जो है वो कंट्री नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर सीज फायर का आदेश वो देते हैं, उसके बाद उनके पास तो कोई सेना नहीं है यूनाइटेड नेशंस के पास, वो तो जो उनके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करनी है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन वेस्टर्न कंट्रीज होने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे जो इजरायली लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो उसको होने नहीं देगा। तो वो ऐसा कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहते जिसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू ना हो पाए। तो ये इसमें बहुत, लेकिन इसको मैं मिडिल ईस्ट में अपने सोर्सेज से बात कर रहा था, खासकर लेबनान में और इराक में। तो जो चीज़ मुझे समझ में आई कि उन्होंने इसको वेलकम किया वर्डिक्ट को। उसके पीछे दो रीज़न है। उन्होंने वेलकम किया इस एस्पेक्ट को कि कोर्ट ने ये कहा है कि जेनोसाइड का इंटेंशन दिख रहा है और जेनोसाइड होता दिख रहा है, इसका उन्होंने वेलकम किया। लेकिन उसने इस बात का वेलकम भी किया कि देखिए, आप चूंकि इजराइल को प्रेशराइज नहीं कर सकते, कोर्ट प्रेशराइज नहीं कर सकता, तो वो काम हम कर रहे हैं। तो हिजबुल्ला और जो हस्तल सभी के जो बाकी वो हैं फैक्शंस हैं, वो ये कहते हैं कि जो यानी मॉरल ग्राउंड पे तो ये करेक्ट है, लेकिन चूंकि आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो वो जिम्मेदारी हमें मिली है और हम उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जेनोसाइड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी वो इससे काफ़ी खुश है। मैं जो नॉन वायलेंट फैक्शंस हैं उनसे जो बात हो रही है, जैसे कि पीएलओ के जो पुराने यानी फतह मूवमेंट के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं, या इंटरनेशनल सॉलिडारिटी जो पैलेस्टाइन को लेके है, वो ये उस फैसले से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि एक आपको पता है बीडीएस कैंपेन था, बाइकॉट डिसइन्वेस्टमेंट सैंक्शन कैंपेन, जो इजराइल के अगेंस्ट में चला रहे थे लोग। उसको कहीं पे कई बार सफलता मिलती थी, कई बार नहीं भी मिलती थी, वो एक मिक्स वो था। अब इसके बाद उसको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अब बीडीएस कैंपेन वाली ये कह सकते हैं कि कोर्ट का वर्डिक्ट है कि जेनोसाइड हो रहा है। अभी तक तो वो कह रहे थे कि मॉरल ग्राउंड पे आप करिए, और इसके असर भी दिखने लगे। इनफैक्ट जापान, जो कि बिल्कुल ही वेस्टर्न खेमे में है, प्रो इजराइल एक कंट्री है, वहाँ की बहुत जो दो कंपनीज है, कल उन्होंने अपने संबंध जो है इजरायली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ तोड़ लिए इस वर्डिक्ट के बिना पे। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक सपोर्ट मिल गया है बीडीएस कैंपेन को, और जो मिलिट्री कैंपेन में भी। क्योंकि देखें, अब अगर आप कहेंगे हिजबुल्लाह को कि तुम क्यों लड़ रहे हो, वायलेंट क्यों हो,
तो हिजबुल्लाह कहे कि जी आपने कहा है कि जेनोसाइड हो रही है तो आप उसको रोकें, आप रोक नहीं सकते तो हम कर रहे हैं काम। तो हिजबुल्लाह ये एक कारण मिल गया है, जो बाकी जो हसन शबी या बिल्कुल। हिजबुल्लाह जो बाकी मिलिशियाज हैं जो इजराइल के खिलाफ आवाज उठाए हुए हैं, युद्ध में शामिल हैं, एक तरीके से उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको ऐसे देख रहे हैं। उधर अमेरिका ने पूरा वेट थ्रो कर ही रखा है इजराइल के पीछे। हौतीस जो कि सबसे ज्यादा, मुझे लग रहा है किसी ने सबसे ज्यादा तकलीफ दी है इजराइल और अमेरिका को, वो हौतीस ने दी है, जो लाल सागर में उन्होंने उनके जो शिप्स हैं उनको रोक दिया है। तो व्यापार में बहुत तगड़ा असर पड़ा है। आपको लग रहा है कि अमेरिका के इस एयर स्ट्राइक से कुछ असर होगा? और इसका अगला सवाल मैं पूछूंगा, वैसे जवाब देंगे, अगला सवाल होगा ईरान से जुड़ा हुआ, पहले इसका जवाब दीजिए। देखिए, जो अमेरिका ने किया वो बेसिकली ये कहना चाहते थे कि हम डिग्रेड करना चाह रहे हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रीजन में, उसको हम डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 3 सैनिक अमेरिका के मारे गए। अब ये है कि आप डिग्रेड करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को भी ये डर है कि वो फुल फ्लेजेड वॉर में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। तो वो 5 दिन पहले से वो बता रहा था कि हम हमला करने वाले हैं, हमला करने। जब आप 5 दिन पहले से कह रहे होते हैं हमला करने वाले हैं, तो वो तमाम जगह जहाँ पे आपके मिसाइल रखे हुए हैं, आपके तमाम चीज़ें रखी हुई है रेजिस्टेंस एक्सिस की, आप हटा लेते हैं। और इनफैक्ट आप देखें तो कैजुअलिटीज़ में तो सिविलियन कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई। अमेरिका ने जो बमबारी की उसमें सिविलियन कैजुअलिटी ज़्यादा हुई है। फाइटर्स जो हसन शबी के हैं वो कम उसमें मारे गए हैं। ईरान के फाइटर्स जो IRGC का कोई फाइटर जो है वो मारा नहीं गया कहीं पर, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर वो मारा जाएगा तो फिर ईरान काउंटर रिटेलिएशन होगा। लेकिन इससे एक और भी चीज़ बहुत क्लियर हुई कि आप अगर स्टेटमेंट को देखें, खासकर जो कताइब हिजबुल्लाह ग्रुप है इराक में, आप उसके स्टेटमेंट को देखें, क्योंकि उसने अटैक किया था अमेरिकन बेसिस पे। तो उसने ये कहा है कि मैं इराकी गवर्नमेंट को अब ऐसे पोजीशन में नहीं रखना चाहता जहां पर कि वो अनकंफर्टेबल हो जाएं, तो हम इन हमलों को रोक रहे हैं। लेकिन इसी बिना पे रोक रहे हैं क्योंकि इराकी गवर्नमेंट ने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि हम अमेरिका से बात कर रहे हैं कि कितनी जल्दी इस रीजन से उसकी ट्रूप जो है वो वापस चले जाए, मतलब इराक को अमेरिका खाली कर दे। बिल्कुल। और वो बातें चल रही है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अमेरिका पे इस तरह का इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बिल्ड हो चुका है कि इराक से तो बिल्कुल ही जाएंगे। ये भी मुमकिन है कि वो सीरिया से भी उनको, जहाँ पे इलीगल ऑक्यूपेशन है उनका, दोनों जगह इलीगल ऑक्यूपेशन है क्योंकि दोनों जगह की पार्लियामेंट ने इलीगल कह दिया है, तो उनको विड्रॉ करना पड़ सकता है। तो ये जो एक मैंने बार बार जब भी वीडियो किया तो हमने डेटरेंस की बात की, तो ये डेटरेंस, जिसको कंप्लीट अमेरिकन डेटरेंस का कोलैप्स आप इसको मानिए। डेटरेंस ये नहीं होता कि आप पे कोई हमला किया तो आपने उस पर हमला किया। डेटरेंस ये होता है कि आप पे कोई हमला करे ही ना, दैट इज डेटरेंस। वो डेटरेंस खत्म हो गई है। इनफैक्ट जिस वक्त अमेरिका इन ठिकानों पे हमला कर रहा था, उस दरमियान में रेजिस्टेंट एक्सिस के कुछ पार्टनर्स ने अमेरिकन बेसिस पे दरमियान में हमला किया, यानी आपके डेटरेंस का कोई वैल्यू नहीं है। वो कवरेज, चूंकि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो अमेरिका में इन्फ्लुएंशियल है, या तो अंग्रेजी मीडिया कह लीजिए वेस्ट का, तो उसमें कवरेज अमेरिकन अटैक को ज्यादा मिलता है और उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश भी किया जाता है, ऐसा समझ में आता है। अब एक और अहम सवाल है कि ईरान क्या करेगा, क्योंकि जिस तरीके से हवाई हमले शुरू हुए, ईरान पर अभी नहीं किया है, और अगर ईरान पर हमला कर देता है या ईरान के जो युद्धपोत हैं जो सागर में, समुंदर में, वहां पर अगर कुछ करता है अमेरिका, तो ईरान क्या तैयार है? और क्या अमेरिका तैयार है कि अगर ईरान कूद जाता है फुल फ्लेजेडली, क्योंकि अभी जैसे ईरान ने हम सबको बताया ट्रेनिंग दी है हमास के सोल्जर्स को या हुतीस को, इस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है स्ट्रेटेजिक तौर पर, हथियारों के जरिए या टेक्नोलॉजी के जरिए या टेक्निक्स के जरिए या इंटरनेशनल एक सपोर्ट जुटाने के जरिए, लेकिन सीधे भी युद्ध में नहीं कूदा है। तो अमेरिका क्या ये अफोर्ड करेगा कि वो ईरान को युद्ध में लेकर के आए? क्या एक वर्ल्ड वॉर हो सकता है? अगर अमेरिका को करना होता तो ये हमले सीरिया और इराक में नहीं हो रहे होते, ये हमले ईरान के अंदर हो रहे होते। लेकिन अमेरिका को पता है कि अगर वो ईरान के अंदर हमला करता है तो ईरान रिटेलिएट करेगा। इनफैक्ट मैं इसमें एक छोटे से एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, हो सकता है पता ना हो। ईरान का एक इंटेलिजेंस शिप, यानी इंटेलिजेंस गैदरिंग शिप, वो अभी रेड सी में है, और वो बेसिकली हुतीस को इंफॉर्मेशन मुहैया कराती है कि कौन सा शिप इजराइल जा रहा है, कौन सा शिप इजराइल से आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन एक इंटेलिजेंस गैदरिंग शिप जो है ईरान की, वो मुहैया कराती है। अभी तक ईरान पब्लिकली एडमिट ये नहीं कर रहा था कि वो शिप हमारा है, ठीक है। लेकिन जैसे उसको लगा कि हो सकता है कि अमेरिका उस शिप पे हमला कर सकता है क्योंकि वो रेड सी में है, ईरान ने एडमिट किया कि वो हमारा शिप है। अब ईरान ने एडमिट कर लिया कि उनका शिप है। जब एडमिट आपने कर लिया तो यानी बेसिकली वो अमेरिका को इशारा कर रहा था कि तुम अगर इस पर हमला करोगे तो ईरान पे हमला
वो मानेंगे, हम मानेंगे कि और हम अमेरिका ने उस शिप पे अभी तक हमला नहीं किया। तो बेसिकली वो मैं बार बार जो कहता हूँ कि उनको भी ये लगता है कि डोमेस्टिक ऑडियंस को हम सेटिएट कर लें। अमेरिका को ये लगता है कि हम अपने इलेक्शन ईयर है, जाहिर है कि उनको युद्ध सेटिएट करना है, तो वो सेटिएट तो कर रहे हैं डोमेस्टिक ऑडियंस को, लेकिन इतना भी नहीं जा रहे कि वो नहीं चाहते कि एक फुल फ्लेजेड यहाँ पे युद्ध जो है वो शुरू हो। तो वो इसको कंप्लीट कोलैप्स ऑफ अमेरिकन डेटरेंस की तरह देखा जाना चाहिए। अमेरिका को इराक से बाहर जाना पड़ेगा, इस बात का दबाव बढ़ रहा है। सीरिया से बाहर जाना पड़ेगा, इस बात का दबाव बढ़ रहा है। ईरान उधर ये कह रहा है कि अगर आपने हमारे शिप को टच भी किया या इराक के किसी सोल्जर को कुछ भी हुआ तो हम युद्ध में आ जाएंगे। उधर गजा में क्या हाल है, वहाँ पर इजरायली फोर्सेस के साथ युद्ध कैसे चल रहा है, हमास कितना लड़ पा रहा है, और इजराइल अभी भी कितना ज़्यादा डिटरमाइंड है कि वो पूरे हमास को ख़त्म कर देगा, नामो निशान मिटा देगा, जैसा कि आपको पता है कि वो पहले दिन कहा था उन्होंने। नॉर्दर्न गाजा से मैक्सिमम एरिया से पुल आउट हो गया। पुल आउट होते ही हमास ने रिग्रुप की और वापस अटैक शुरू हो गई, तो उनको 1-2 बटालियंस वापस भेजने पड़े। तो यानी ये जो एक क्लेम था कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिग्रेड कर दिया, वो क्लेम भी अब करेक्ट नहीं है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि फाइटर्स तो नहीं मरे, आप डिग्रेड भी नहीं कर पाए इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब ये भी है कि जो रिकमेंडेशंस दिए हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, उस रिकमेंडेशंस को 1 महीने का टाइम दिया है, तो उस 1 महीने में उस रिकमेंडेशन को फुलफिल करने के लिए सीज़ फायर का उन्होंने प्रेशराइज नहीं किया, लेकिन बिना सीज़ फायर किए हुए आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते। यानी उन्होंने एक तरीके से आपको बाइंड कर दिया कि आप मिलिट्री उसको स्लो कम से कम करिए, और वो वहाँ पे देखा जा रहा है। तो अभी सिविलियन एरियाज पे अभी भी अटैक हो रहे हैं कि वर्डिक्ट के बाद से आज तक, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1000 सिविलियंस और मारे जा चुके हैं गजा के अंदर में। लेकिन जो मिलिट्री सक्सेस उनको चाहिए वो नहीं मिल रही, और निगोशिएशन एक्चुअली पीछे बहुत ही एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है परमानेंट सीज फायर के लिए। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमास जो है वो गाइड करे, क्योंकि वो अभी इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसके फाइटर्स मारे नहीं गए, उनके लीडर्स मारे नहीं गए, तो वो उसको अपने हायर पोजीशन से कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर पोजीशन से वो निगोशिएशन को देख रहा है। जैसे ही उसमें और भी कुछ इजाफा होता है तो हम अलग से वीडियो करेंगे अपने दर्शकों के लिए कि उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको हम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल कोई टेक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटजिक गोल इजराइल के यहाँ पे अचीव होते नहीं दिख रहे हैं फिलहाल। तो आपको पता ही है जिस तरीके से गजा में जो कुछ भी हुआ, इजराइल के जो एयर स्ट्राइक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो मौत हुई है वो सिविलियंस की मौत हुई है, बच्चों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की। वो हमास के फाइटर्स नहीं हैं, और हमास के फाइटर्स अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, यानी वो तैयार है एक लंबी लड़ाई के लिए। इजराइल क्या लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, उसके भी सोल्जर्स मर रहे हैं, उसके भी ऑफिसर्स मर रहे हैं, उनके ऊपर भी इजराइल में एक प्रेशर आता जा रहा है, नेतन्याहू के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा है। तो इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो जेनोसाइड की तरह नजर आ रहा है, तो वो भी एक एडेड प्रेशर आ गया है। अर्थव्यवस्था को चोट पहुंच रही है। हमास और गजा में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो मतलब मरो या मारो, या तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और इस तरीके की चीज़ है। तो अब अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि दिखाए कि वो इराक, सीरिया में और यमन में स्ट्राइक्स करके कि हम भी शांत नहीं बैठे हैं, हम भी रिटेलिएट कर रहे हैं। पर देखना तब होगा जब ईरान के किसी शिप पर या ईरान के किसी बेस पर अमेरिका हमला करता है, तो ईरान भी अग्रेसिवली उसको काउंटर करेगा। इस बात को ईरान कह चुका है। तो ऐसा नहीं है कि मिडिल ईस्ट शांत है, मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ चल रहा है, और हम आपको आगे उन तमाम जो इंसिडेंट्स हैं उनका मतलब क्या है और जो घटनाएं आगे हो सकती हैं उस पर भी चर्चा करके तमाम अच्छे इंफॉर्मेटिव फैक्चुअल रिपोर्ट्स सौरभ शाही के साथ लेकर आएंगे। नमस्कार।